हेलो बच्चों, ये 12th क्लास का आय और रोजगार का सिद्धांत का पार्ट 3 है, जिसमें हम अत्यधिक मांग और अभावी मांग किसे कहते हैं और इसको कैसे ठीक किया जाता है। ठीक है, और इसके कारण क्या स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं समझेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे आप प्री बोर्ड उठा के देख लो, मॉक टेस्ट उठा के देख लो, चाहे फर्स्ट टर्म का एग्जाम उठा के देख लो, फाइनल अगर देखना चाहो तो वो भी देख लेना। क्लियर हो गया? तो 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब इसके अंदर स्टार्ट करने से पहले सिर्फ 30 सेकंड में मैं इतना ही कहूंगा, जितना हो सके उतना डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। और डिस्ट्रैक्शन क्या है, आपको सबसे बेटर क्या है, डेफिनेशन डिस्ट्रैक्शन की यही है, जो चीज आपको अट्रैक्ट करे वही आपकी डिस्ट्रैक्शन है। एजुकेशन को छोड़कर, हर ऐसे में पढ़ाई को छोड़कर कोई भी चीज आपको अट्रैक्ट कर रही है, जिसमें आपका दिल लग रहा है, मन लग रहा है यार पढ़ाई से तो बढ़िया ये चीज अच्छी है, वही आपका डिस्ट्रैक्शन है। चाहे फोन हो, चाहे जीएफ हो, और चाहे आपके क्या हो, इंस्टाग्राम हो। क्लियर है? गुड, आगे देखते हैं। अभावी मांग किसे कहते हैं? अल्प मांग या न्यून मांग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से आ सकता है कि अल्प रोजगार संतुलन किसे कहते हैं। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से बन सकता है, और वो ये है कि अब स्फीतिक स्थिति किसे कहते हैं, या अब स्फीतिक अंतराल किसे कहते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अभावी मांग, ध्यान देना, क्या सामूहिक मांग पूर्ण रोजगार की सामूहिक पूर्ति से क्या हो, कम हो। तो उस स्थिति के अंदर किस पर, रोजगार और उत्पादन और कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। समझ में नहीं आ रहा है? इसमें साफ पता चल जाएगा, डेफिनेशन दे रहे हैं जिससे पता चल जाएगा अत्यधिक मांग आई है या अभावी मांग आई है। ठीक है, तो अब समझते हैं अभावी मांग किसे कहते हैं। अभावी मांग शब्द में डेफिनेशन, जहां पर मांग क्या हो, कम हो, मांग कम हो, पूर्ति अधिक हो। अभावी मांग से अभिप्राय यह है जिसमें सामूहिक मांग पूर्ण रोजगार के, क्या पूर्ण रोजगार की स्थिति, पूर्ण रोजगार वाली सामूहिक पूर्ति से क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब क्या है, मांग क्या होगी, कम होगी, और पूर्ति क्या होगी, ज्यादा होगी। तो उसको क्या बोलेंगे हम, अभावी मांग। मांग कम है और पूर्ति ज्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे, अभावी मांग। जैसे कि यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल देके बता देता हूँ, मतलब जिसे कहते हैं ग्राफ के थ्रू। आय यहाँ पर है और ये आपका एडी और एएस है, ये 45 की डिग्री पर आएगा। ठीक है, ये आपका आय और रोजगार का पूर्ण संतुलन है। यहाँ पर ये वाई, ये एडी हो गया। अभावी मांग है मतलब मांग कम हो रही है, ये एडी 1 हो गया, ये आपकी हो गई वाई 1। क्लियर हो गया? यहां पर क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे आय और रोजगार का पूर्ण संतुलन। ठीक है, आय और रोजगार का पूर्ण संतुलन। क्लियर हो गया? ओके, यहां पर क्या है, अल्प रोजगार संतुलन, अल्प रोजगार संतुलन। क्लियर हो गया? ये कौन सी स्थिति है, ये जो बीच वाली देख रहे हो इसको बोलते हैं अब स्फीतिक अंतराल। क्या बोलते हैं, अभिस्फीतिक अंतराल। अब यहां पर समझते हैं अभावी मांग। ठीक है, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, जिसमें सामूहिक पूर्ति, सॉरी सामूहिक मांग जो है वो पूर्ण रोजगार वाली सामूहिक पूर्ति से क्या होगी, कम होगी। अर्थात इससे अभिप्राय यह है कि अर्थव्यवस्था के अंदर मांग क्या हो रही है, कम हो रही है, जबकि पूर्ति अधिक की जा रही है। मालिकों के द्वारा क्या है, सामान ज्यादा उत्पादन किया जा रहा है, पर लोगों के द्वारा उतनी डिमांड नहीं की जा रही। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था के अंदर लोगों के पास क्या नहीं है, पैसा नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है, जो चीजें ज्यादा वो खरीद सके। तो उस दौरान क्या होगा, उस दौरान बाजार कीमतें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मालिकों के द्वारा जो उत्पादन अधिक किया जा रहा है, और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, उसका प्रभाव ये पड़ेगा कि रोजगार में कमी आएगी। अभी हम उपाय नहीं बता रहे, अभी सिर्फ डेफिनेशन बता रहे। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था क्या है, पूर्ण रोजगार की संतुलन वाली स्थिति में थी। क्लियर है? और उस दौरान मांग क्या हो रही थी, कम हो रही थी। जैसे मालिकों के द्वारा, मान के चल लेते हैं एग्जांपल, 50 करोड़ का माल बनाया जा रहा है। ठीक है, जबकि उनकी मांग कितनी की जा रही है, सिर्फ 250 करोड़ की। तो मालिकों के पास कितना रुपया, कितने का माल बच जाएगा, 250 करोड़ का माल बच जाएगा। तो वो 250 करोड़ के माल का क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर उत्पादन नहीं करेंगे। और अगर नेक्स्ट ईयर उत्पादन नहीं करेंगे क्योंकि उनका माल पहले ही बच गया है, समझे, तो रोजगार से लोगों को हटाया जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो लिखेंगे अभावी, एक मतलब डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन के बाद क्या लिखा आपने, एक ग्राफ बनाया, और ग्राफ के बाद नीचे लिखेंगे कि अभावी मांग की स्थिति के अंदर प्रभाव,
बाजार पर क्या पड़ेगा, इससे अभिप्राय है मालिकों के पास। ठीक है, नेक्स्ट जब उत्पादन करेंगे, अगले क्रम में जब उत्पादन करेंगे तो उस दौरान क्या होगा, मालिकों के पास उत्पादन किया हुआ माल बच जाएगा, जिसकी वजह से वो लोगों को रोजगार से मतलब कुछ लोगों को क्या करेंगे, काम से हटा देंगे, जिससे उन लोगों की आय, एक तो रोजगार चला जाएगा, रोजगार जाती है उनकी इनकम क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। देखो एक व्यक्ति की अगर जॉब जाती है उसका क्या होता है, पैसे बंद हो जाते हैं, सैलरी बंद हो जाती है, समझ में नहीं, जिससे क्या होता है, उनके द्वारा जो पैसा बचाया जा रहा है अब उसे वो खर्चा करेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो रोजगार कम कर दिया जाएगा, और नेक्स्ट नंबर पे उत्पादन नेक्स्ट ईयर कम करेगा, जिससे लोगों को क्या आय कम हो जाएगी, और बाजार कीमतें वो गिरा देगा, क्योंकि लोगों के द्वारा जब मांग ही नहीं की जा रही है इकोनॉमी के अंदर, तो सोच के चलो ज्यादा कीमतों पे कोई खरीदेगा। एक चीज 20 रुपए की बिक रही है मार्केट में, ठीक है, और 20 रुपए की बिक रही है, और उस दौरान क्या है, उसे लोग कम खरीद रहे हैं, तो भाई अगला व्यक्ति अपनी मांग को बढ़ाने के लिए इसकी कीमत डाउन करेगा, 15 रुपए करेगा, तो और बाजार कीमतें क्या हो जाएंगी, इस स्थिति में कम हो जाएंगी। क्लियर है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल कोविड के टाइम में आप ले लो। कोविड के टाइम में बाजार कीमतें क्या हो गई थी, गिर गई थी, क्यों, क्योंकि उस समय अभावी मांग थी। कैसी मांग थी, अभावी मांग। इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे फर्क पड़ता है लोगों की परचेजिंग पावर नहीं होती, क्योंकि लोग बाहर ही नहीं निकल पा रहे, तो चीजें कैसे खरीदेंगे, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, सस्ती चीजें कर दी। जैसे कि मैं बताता हूँ, सब्जी वगैरह कितनी सस्ती हो गई थी, हर में नहीं आ रहा, क्लियर है, क्यों, क्योंकि खराब होंगी, इससे बढ़िया क्या है, सस्ती बेची जाए, लोग ज्यादा क्या करेंगे, परचेज करेंगे। गवर्नमेंट का भी थोड़ा दबाव था, वो बताएंगे जब राजकोषीय नीति पढ़ेंगे तब, ठीक है। और मौद्रिक नीति, क्लियर हो गया। अब इसी को यहीं पे पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद उसको शुरू करेंगे, ठीक है। तो कह रहा है अभावी मांग को ठीक करने के कौन कौन से उपाय हैं, तो अभावी मांग को ठीक करने के क्या है, दो उपाय। एक तो राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति के अंदर दो प्रकार के क्या होते हैं, एक तो गवर्नमेंट सार्वजनिक व्यय करती है, क्या करती है, राजकोषीय नीति में सार्वजनिक व्यय किए जाते हैं सरकार के द्वारा, और सरकार के द्वारा सार्वजनिक या करों में कटौती की जाती है, करों में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। यही राजकोषीय नीति इधर भी चलेगी, ठीक है, जब अत्यधिक मांग होगी तो लिखेंगे अभावी मांग को ठीक करने के लिए राजकोषीय नीति के अंतर्गत सरकार क्या करेगी, सार्वजनिक व्यय को, अब देखो मांग कम है, मांग कम है इसका मतलब लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है, तो सरकार क्या करेगी, इकोनॉमी में पैसा ज्यादा से ज्यादा भेजने की कोशिश करेगी। वो चाहेगी कि लोगों के पास पैसा पहुंचे, और लोगों के पास पैसा कैसे पहुंचेगा, तो सरकार दो नीति अपनाएगी, सार्वजनिक व्यय नीति, सरकार सार्वजनिक कल्याण की, सार्वजनिक कल्याण, सार्वजनिक सुरक्षा, अनुदान, इस पर बहुत अधिक खर्चा करेगी, जिससे आम लोगों के पास क्या है, पैसा पहुंचे। जैसे कि कोविड के टाइम में देखो अभावी मांग थी, तो सरकार ने क्या किया, 20 लाख करोड़ का पैकेज लॉन्च किया, पहली चीज। दूसरे नंबर पर गवर्नमेंट ने क्या है, सब्सिडी ज्यादा देना शुरू कर दिया, समझ नहीं, लोग कल्याण पे खर्चा शुरू किया गवर्नमेंट ने ज्यादा से ज्यादा, जिसके पास, क्योंकि जब गवर्नमेंट खर्चा कर रही है तो वो किससे काम करवा रही है, खुद थोड़ी नहीं कर रही है, लोगों से ही काम करवा रही है, और लोगों से काम करवाएगी तो लोगों की इनकम बनेगी, इनकम बनेगी तो मार्केट में परचेजिंग करना शुरू करेंगे। तो सार्वजनिक व्यय नीति पता चल गई, सरकार लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक कल्याण पर क्या करती है, अधिक खर्चा करती है, चाहे वो क्या है, अनुदान दे के करे, चाहे वो सार्वजनिक कल्याण की चीजें बनाए, साइंस क्या बोलते हैं, सार्वजनिक सुरक्षा पर व्यय ज्यादा करे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है करों में परिवर्तन करके। अब मान के चलो अभावी मांग है, यानी मांग कम है, तो सरकार क्या करेगी, करों को बढ़ाएगी तो नहीं, क्योंकि बढ़ाएगी तो उससे लोगों पे और ज्यादा भार पड़ेगा, तो सरकार क्या करेगी, करों में कमी कर देगी। अभावी मांग की स्थिति में सरकार के द्वारा क्या है, करों में कमी कर दी जाती है, समझ में नहीं है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों में। जैसे प्रत्यक्ष कर मान के चलो लोगों की इनकम पे जो टैक्स ले रही है गवर्नमेंट, उसको कम कर देगी, जिससे क्या होगा, लोगों की जो प्रयोज्य आय क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, समझ में नहीं, और उस पैसे को वो क्या करेंगे, मार्केट में ज्यादा परचेजिंग करने पर खत्म करेंगे। क्लियर हो गया। तो और दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट क्या करेगी, अप्रत्यक्ष कर, जैसे जिन चीजों पे 10% या 12% का गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, 18% का टैक्स ले रही है, उन पे 12% कर दे, या 6% कर दे, या 0% कर दे, एक एग्जांपल दे रहा हूँ उस टाइम के लिए, तो लोगों के पास पैसा बच जाएगा, क्योंकि जो टैक्स का पैसा वो टैक्स में दे रहे थे, वो उनके जेब में आएगा, उससे वो ज्यादा परचेजिंग करेंगे। तो ये दो कारण है राजकोषीय नीति, जिसमें क्या करती है गवर्नमेंट, परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ाने की कोशिश करती है। नेक्स्ट नंबर पे आपका क्या है, मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति किसके द्वारा अपनाई जाती है, तो आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा,
आरबीआई। आरबीआई में कौन कौन सी चीजें हैं? तो पहला बैंक दर, जो हम मनी एंड बैंकिंग में पढ़ चुके, बैंक दर के थ्रू क्या बोलते हैं, आरबीआई क्या करती है, अभावी मांग को ठीक करने की कोशिश करती है, बैंक दर। दूसरा दूसरा क्या है, खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं। थर्ड क्या है, नगद निधि अनुपात, नगद निधि अनुपात में वृद्धि करे या कम करे वो अलग बात है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे क्या हो जाएगा, एसएलआर हो गया, नगद निधि अनुपात हो गया, तरलता अनुपात, अनुपात। नेक्स्ट नंबर पे पांचवा क्या है, ऋण की सीमांत आवश्यकता, ये गुणात्मक उपाय है, ऋण की सीमांत आवश्यकता। नेक्स्ट छठा कौन सा है, साख की राशनिंग, क्या, साख की क्लियर हो गया, ये कारण है, ठीक है। अब समझते हैं, राजकोषीय नीति में दो नीति है, एक तो सार्वजनिक व्यय नीति और करों में परिवर्तन करती है, ठीक है। अभावी मांगे तो कर क्या करेगी गवर्नमेंट, कम कर लेगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। अब आ जाते हैं अत्यधिक मांग को, फिर इनको समझाएंगे तो अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। अत्यधिक मांग किसे कहते हैं, या अधिक मांग बोलो या अतिरिक्त मांग बोलो या अपूर्ण रोजगार मतलब अतिपूर्ण रोजगार संतुलन किसे कहते हैं, इसको स्फीतिक अंतराल भी कहते हैं। स्फीतिक अंतराल किसे कहते हैं, आय और रोजगार पर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, वो क्या प्रभाव डालता है। तो अत्यधिक मांग शब्द में डेफिनेशन है क्या, सामूहिक मांग, क्या लिखेंगे, सामूहिक मांग पूर्ण रोजगार वाली सामूहिक पूर्ति से कम होती है। अब देखो अधिक मांग है, इसका मतलब सॉरी अधिक मांग है तो मांग क्या होगी, अधिक होगी। सामूहिक मांग पूर्ण रोजगार वाली सामूहिक पूर्ति से अधिक होती है। इसमें उल्टा था, इसमें सामूहिक मांग क्या थी, कम थी पूर्ति से, इसमें क्या है, सामूहिक मांग अधिक है, ये क्या है, अधिक मांग है। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, सामूहिक मांग क्या होती है, अधिक होती है, सामूहिक पूर्ति कम होती है। क्लियर हो गया, डेफिनेशन समझ में आ रहा है। अत्यधिक मांग, मांग अधिक है, पूर्ति कम हो रही है। अभावी मांग में क्या है, मांग कम है और पूर्ति ज्यादा हो रही है। तो इसको समझते हैं, ठीक है। तो इस स्थिति के अंदर क्या होता है, थोड़ा समझते हैं। सामूहिक अत्यधिक मांग, सामूहिक मांग अधिक होती है, सामूहिक पूर्ति कम होती है। अर्थात अर्थव्यवस्था के अंदर पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति है। अर्थात अर्थव्यवस्था के अंदर क्या है, जो संसाधन है उनका पूर्ण प्रयोग हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। और जो बेरोजगारी की स्थिति नहीं है, ऐसी स्थिति के अंदर मालिकों के द्वारा उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो अत्यधिक मांग को ठीक करने के लिए क्या किया जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में अधिक मांग क्रिएट हो जाती है। इसका उपाय क्या है, तो पहले ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद x y 0, ये आपका हो गया AS, ये हो गया AD और अधिक मांग AD। क्लियर हो गया, ये आपका आय और रोजगार का संतुलन, आय और रोजगार का संतुलन। क्लियर हो गया, ये कौन सी स्थिति है, ये स्फीतिक स्थिति है, स्फीतिक अंतराल। ये क्या है, ये आय और रोजगार का अतिपूर्ण रोजगार संतुलन बोल सकते हो, ठीक है। क्या, अति पूर्ण रोजगार संतुलन, ये स्फीतिक अंतराल हो गया। क्लियर हो गया, ये आपका क्या बन जाएगा, ये y हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट नंबर पे ये AD और यहाँ AS है, ये आपका I है। क्लियर हो गया। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे इसमें क्या स्थिति, प्रभाव क्या पड़ता है, अरे भैया स्थिति क्या क्रिएट हो जाती है।
तो इसके अंदर क्या होगा कि मांग आपकी क्या अधिक है, मांग अधिक होने की स्थिति में पूर्ति पहले से ही क्या हो रही है, अत्यधिक हो रही है, संसाधनों का पूर्ण प्रयोग हो रहा है, इससे ज्यादा उत्पादन नहीं किया जा सकता। हर क्यों? क्योंकि जितने संसाधन है उनका पूर्ण प्रयोग हो रहा है। पूर्ण रोजगार का मतलब क्या होता है समझ लो, यहाँ लिखा है अत्यधिक मांग अर्थ वह स्थिति जिसमें कुल मांग पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक कुल पूर्ति से अधिक होती है। पूर्ण रोजगार का अर्थ यह है कि अर्थव्यवस्था के अंदर दिए गए संसाधनों का कुशलतम प्रयोग हो रहा है, चाहे वो लोगों के द्वारा काम करना हो गया, चाहे लोगों के द्वारा जो देश में जो संसाधन है उनका अधिकतम प्रयोग हो रहा है। क्लियर है? यानी लोग जितने हैं वो सारे काम कर रहे हैं और दिन रात काम चल रहा है ऐसा मान लेते हैं, उससे ज्यादा काम नहीं बढ़ा सकते। तो उस दौरान भी मांग अगर अधिक है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था के अंदर किसको नहीं बढ़ाया जा सकता, पूर्ति को अधिक नहीं किया जा सकता। और ऐसी स्थिति में मांग को कम करने के लिए सिर्फ एक ही कारण है और वो ये है कि बाजार कीमतों को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, जिससे लोगों की मांग को प्रभावित किया जाए, हर समय, और उनकी परचेजिंग पावर को कम किया जाए। जैसे 10 लाख की कार ज्यादातर लोग खरीद रहे हैं तो उस कार की कीमत 15 लाख हो जाएगी, और कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो कार खरीदने की क्षमता नहीं रखते होंगे, फिर भी अगर मांग ज्यादा चल रही है तो कार की कीमत 20 लाख रुपए हो जाएगी। हर समय फिर तो लोगों की परचेजिंग पावर, बहुत ऐसे होंगे जो 20 लाख नहीं दे पाएंगे, फिर भी 20 लाख भी अगर ज्यादा दे रहे हैं, मांग फिर भी क्या है, ज्यादा है और पूर्ति कम हो रही है, उतनी कारें नहीं बन पा रही, तो 30 लाख की कार हो जाएगी। क्लियर है? तो अत्यधिक मांग की स्थिति के अंदर क्या होती है, महंगाई बढ़ती है, इसी को बोलते हैं स्फीतिक अंतराल। क्लियर है? इस दौरान गवर्नमेंट स्फीतिक अंतराल से निपटने के लिए ठीक करने के क्या क्या उपाय है? तो पहला, राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति में मैंने अभी दो चीजें बताई थी, एक तो सार्वजनिक व्यय, क्या सार्वजनिक व्यय और करों में परिवर्तन, ये दो चीजें हैं। सार्वजनिक व्यय नीति, सरकार क्या करेगी, जब देखेगी अत्यधिक मांग है तो उस दौरान सरकार के द्वारा व्यय पर क्या किया जाएगा, कम खर्चा किया जाएगा। यानी जो सार्वजनिक कल्याण की चीजें हैं, अनुदान गवर्नमेंट कम देगी, हर समय सार्वजनिक सुरक्षा पर गवर्नमेंट खर्चा कम करेगी, सार्वजनिक निर्माण कम करवाएगी, समझ में, जिससे लोगों की परचेजिंग पावर प्रभावित होगी। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सार्वजनिक कल्याण, जैसे मान के चलो आप लोगों एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो तो फ्री में एजुकेशन मिल रही है, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हो तो फ्री में आपको क्या हेल्थ फैसिलिटी मिल रही है, गवर्नमेंट इनको कम कर देगी, समझ में। जैसे आपको प्राइवेट स्कूलों में क्या है, एडमिशन लेना पड़ेगा, प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज कराना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मांग अधिक है, आपके पास पैसा ज्यादा है, तो आप अपने बच्चों को क्या प्राइवेट में पढ़ा सकते हैं, आप प्राइवेट में हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं, जिससे आपका जो पैसा है जो आप इकोनॉमी में गलत चीजों पे खर्चा कर रहे थे, जैसे कार खरीदने पे, अरे नहीं यार, तो अब आप क्या करेंगे, उसको अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगाएंगे, बच्चों के हेल्थ पर लगाएंगे। तो गवर्नमेंट इस तरीके से क्या है, मांग को प्रभावित करती है। सुरक्षा पर वो कम खर्चा करेगी, जिससे आपको, अगर आप थोड़े और ज्यादा रिच हो तो बॉडीगार्ड आपको रखने पड़ सकते हैं, अब उन पे खर्चा करना पड़ेगा। अगर सोचो उस स्टेट की पुलिस ही इतनी मजबूत होगी, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, तो उस दौरान आप अपनी सिक्योरिटी पर खर्चा कम करेंगे। क्लियर है? ऐसे ये सार्वजनिक व्यय। करों में परिवर्तन कर गवर्नमेंट जब देखती है कि अत्यधिक मांग है तो उस दौरान वो क्या है, करों में वृद्धि कर देती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों में। जैसे कि मान के चलो इनकम के ऊपर देखा होगा, 5 लाख तक आपकी इनकम है तो कोई गवर्नमेंट आप पे टैक्स नहीं ले रही है, ठीक है, यही आपकी 10 लाख है तो गवर्नमेंट आप पे क्या कर रही है, टैक्स ले रही है, समझ में नहीं है, 33% तक टैक्स ले रही है, सोच के चलो, अरे समझ में, यानी कि अगर आपकी 30 लाख से ऊपर इनकम है तो 30% तक गवर्नमेंट टैक्स ले रही है पर ईयर की। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हो कि जैसे जैसे इनकम आपकी बढ़ रही है, टैक्स बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर को गवर्नमेंट को कम करना है, जिससे आप अत्यधिक मांग की स्थिति क्रिएट ना करो। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर पे करों में परिवर्तन हो गया, क्लियर हो गया। करों में परिवर्तन का प्रभाव पता चल गया क्या है, क्या अत्यधिक मांग होगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, करों में वृद्धि कर देगी, जिससे लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाए। अप्रत्यक्ष कर जो इनडायरेक्ट टैक्स, जो गवर्नमेंट 5% टैक्स लगा रही है किसी पे 18% लगा रही है, गवर्नमेंट उन टैक्सों को भी बढ़ा देगी। क्लियर है? तो वो अत्यधिक मांग की स्थिति को ठीक कर सकती है। ये दो स्थितियां होगी राजकोषीय। अब मौद्रिक नीति में यही 6 उपाय है। बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नगद निधि अनुपात, तरलता अनुपात, ऋण की सीमांत आवश्यकता, साख की राशि। अब समझते हैं यहाँ पर, ये देखो, ये क्या है, अभावी मांग। अभावी मांग में नीचे की तरफ बनाए, अत्यधिक मांग में ऊपर की तरफ बनाए। ग्राफ देखो बिल्कुल सेम ही है, ये नीचे वाला जो है अब स्फीतिक अंतराल है, ऊपर वाला देखो स्फीति। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आ सकता है कि अभावी मांग को ठीक करने की मौद्रिक नीति क्या है, क्योंकि उसके साथ ही आएगा। अभावी मांग किसे कहते हैं
और इसे मौद्रिक नीति या राजकोषीय नीति के द्वारा कैसे ठीक किया जा सकता है। तो मौद्रिक नीति इसमें पढ़ रहे हैं, राजकोषीय नीति हमने पहले समझा दी है। तो मौद्रिक नीति में कौन कौन से उपाय है? मौद्रिक नीति कौन अपनाता है? आरबीआई अपनाता है। कौन? एक देश का केंद्रीय बैंक। क्लियर है? तो इसके अंदर कौन कौन से? दो। पहला जो है वो मात्रात्मक उपाय, मात्रात्मक। दूसरा जो है वो गुणात्मक उपाय। ठीक है, मात्रात्मक उपाय में क्या है? तो पहला बैंक दर है, बैंक दर है। दूसरा खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं। तीसरा जो है वो तरलता अनुपात। चौथा जो है वो क्या है? नगद निधि अनुपात, नगद निधि अनुपात। क्लियर? रेपो रेट भी लिख सकते हैं बट इसमें 4 काफी है। इसमें क्या है? ऋण की सीमांत आवश्यकता, ऋण की सीमांत आवश्यकता। और नेक्स्ट जो है वो साख की राशनिंग है। क्या है? साख की राशनिंग। क्लियर हो गया? यही वाली मौद्रिक नीति अत्यधिक मांग में भी होगी और यही वाली किस में होगी? अभावी मांग। पॉइंट यही होंगे, अब समझते हैं कैसे। पहला है बैंक दर। बैंक दर वह दर होती है जिसपे एक देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण प्रदान करता है। जैसे कि हम लोग जो हैं वो ऋण लेने जाते हैं किसके पास? कॉमर्शियल बैंकों के पास। कॉमर्शियल बैंक का मतलब वाणिज्य बैंक है। हम किसके पास जाएंगे? तो कॉमर्शियल के पास। कौन सी? वाणिज्य बैंकों के पास जाएंगे। वाणिज्य बैंक कौन सी हैं? जैसे कि मान के चल लो तुम्हारा पीएनबी, पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गई, आईसीआईसीआई हो गई, एचडीएफसी हो गया, एचडीएफसी। ठीक है, कुछ ले लिया। और केंद्रीय बैंक कौन सी है? कौन सी है केंद्रीय बैंक? आरबीआई है। क्लियर है? तो ये बैंकें जाएंगी कॉमर्शियल बैंक के आरबीआई के पास कि आप क्या कीजिए, हमें कर्जा दे दीजिए। ठीक है, क्यों कर्जा चाहिए? क्योंकि लोग यहां से, हम लोग भी जो है, हम लोग इनके कस्टमर हैं। देखना, हम सभी का किसी ना किसी बैंक में अकाउंट होगा, तो इनका कस्टमर कौन है? हम है। ये हमारे, हम ग्राहक हैं। ठीक है, जनता, जनता क्या है? ग्राहक है, कस्टमर है। किसकी कस्टमर है? वाणिज्य बैंकों की। तो ऐसे ये इनका क्या है? ये इनके ग्राहक है। ठीक है, ये कौन है? किसके? आरबीआई के। ठीक है, आरबीआई का उद्देश्य लोक कल्याण के लिए है। अरे समझ में नहीं आ रहा? लाभ कमाने के लिए नहीं है, पर इन बैंकों का उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना है, लोक कल्याण करना नहीं है। तो हम इनके पास जाएंगे कर्जा लेने। ठीक है, तो ये कर्जा पैसा कहां से लेकर आएंगे? मान के चलो इन पे ज्यादा डिमांड आ रही है, तो ये आरबीआई से क्या लेंगे? कर्जा लेंगे। तो आरबीआई कहता है हम कर्जा तो देंगे, पर आपको क्या करेंगे? एक इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एक आपको ब्याज देना पड़ेगा हमको, और उसी को क्या बोलते हैं? बैंक दर बोलते हैं। बैंक दर किसे कहते हैं? वह दर होती है जिसपे एक देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है। अब ब्याज दर किसे कहते हैं? हमें क्या देना पड़ता है? हमें ब्याज देना पड़ता है। तो पता होना चाहिए, ब्याज दर वह दर होती है जिसपे एक देश के वाणिज्य बैंक अपने क्या बोलते हैं? ग्राहकों से या जनता को से क्या करते हैं? ब्याज लेते हैं, या हमें जो ब्याज देना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? ब्याज दर बोलते हैं। और जो कॉमर्शियल बैंकों को देना पड़ता है ना, उसको बोलते हैं बैंक दर। क्लियर हो गया? अब सोचो, अब तो दिमाग में खुद ही लग लो। अभावी मांग मतलब मांग कम है। क्या है? मांग कम है, इसका मतलब लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है, लोगों की अर्थव्यवस्था में खरीदने की क्षमता नहीं है। तो उस दौरान क्या होगा? तो उस दौरान आरबीआई क्या करेगी? जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, 100 रुपए कर्जा लेने गया। ठीक है, 100 रुपए पे आरबीआई 10 रुपए ले रहा है, या मान के चल लेते हैं 8 रुपए ले रहा है। कितने? 8 रुपए। ये बैंक दर है। क्या है?
बैंक रेट। क्लियर है। आरबीआई ने देखा कि इकोनॉमी में लोगों के पास वैसे ही पैसा नहीं है, तो वो क्या करेगा, 100 रुपए पे कहेगा ठीक है, अगर आप 100 रुपए लेने आए हो तो एक काम करो, आपको 4 रुपए बैंक दर लगेगी। सोचो, जैसे ही बैंकों को पता चलेगा कि यार 4 रुपए लगेंगे, तो वो कहेगा 100 क्यों ले, ऐसा करते हैं 500 ले लेते हैं। अरे समझिए, जब बैंक दर कम होंगी तो वाणिज्य बैंक क्या करती है, कर्जा ज्यादा लेती है, और कर्जे ज्यादा लेंगी तो वो ग्राहकों को भी क्या करेंगे, कर्जा ज्यादा देंगे। क्यों? क्योंकि 4% तो उन्हें देना पड़ रहा है, तो वो हमसे कितना लेंगी, 5% लेंगी या 6% लेंगी। पर जब 6-8% उन्हें ही देना पड़ रहा होगा, तो हमसे कितना लेंगी, 12%, 10%, तो हम भी कर्जा कम लेंगे। क्लियर है। तो आरबीआई जब बैंक दर घटाती है, तो उसका प्रभाव ये पड़ता है कि कॉमर्शियल बैंकों को कर्जा सस्ता मिल जाता है। जब कॉमर्शियल बैंकों को सस्ता कर्जा मिल रहा है, तो वो जनता को भी थोड़ा सस्ता देंगी। 4% उन्हें देना पड़ रहा है, 4%, तो ये हमसे कितना लेंगी, 6% ही लेंगी। अरे नहीं, और यही ने 8 देना पड़ता तो हमसे 10 लेती, तो हम भी कर्जा कम लेते। क्लियर है। जब केंद्र बैंक को लगता है इकोनॉमी में पैसा क्या है, कम है, तो वो बैंक दर को घटा देता है। अभावी मांग की स्थिति में बैंक दर को घटा देगा। अब मान ले अत्यधिक मांग। अत्यधिक मांग वह मांग होती है जहां पर अर्थव्यवस्था के अंदर मांग ज्यादा हो रही हो और इकोनॉमी में क्या हो, चीजें कम हो। मतलब मालिक उत्पादन कम कर पा रहे हैं, लोगों के द्वारा क्या है, मांग बहुत ज्यादा, इसका मतलब लोगों की परचेजिंग पावर बहुत है। तो गवर्नमेंट मतलब आरबीआई क्या करती है, उस परचेजिंग पावर को गिराने की स्थिति करती है। जैसे अभी देख लो। क्लियर। अब बैंक दर कितना 8 ले रही थी, तो बैंक दर ने देखा यार 8 पे 100 रुपए लेने आए हैं, तो उसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। उसने 100 रुपए लोगे तो 8 नहीं, आपको 12 रुपए देने पड़ेंगे। तो कॉमर्शियल बैंक के देखेंगे यार 12% तो बहुत है, इतना हम कहां से देंगे, तो वो कहेंगे एक काम करो 100 रुपए मत दो, आप 50 ही दे दो। समझ में आ रहा नहीं यार, ठीक है, तो वो कर्जा कम लेंगे। अब वो 12% खुद दे रही है, तो हमें कितना देंगी, 15% पे देंगी, जिसका प्रभाव क्या पड़ेगा, हम लोग भी कर्जा कम लेंगे। अत्यधिक मांग की स्थिति के अंदर बैंक दर बढ़ा दी जाती है, जिसकी वजह से वाणिज्य बैंक केंद्र बैंक से कर्जा कम लेती है। अरे समझ, और कर्ज फिर जनता को जब ब्याज दर अधिक होती है, तो जनता भी क्या करती है, कॉमर्शियल बैंकों से कर्जा कम लेती है, क्योंकि 15% वो नहीं चुका पाएंगी, घर मकान थोड़ी नहीं बिकवाना होगा उन्हें। क्लियर हो गया। तो ये होगी। नेक्स्ट आ जाओ भाई, खुले बाजार की क्रियाएं। ये आ गया समझ में। अब खुले बाजार की क्रियाएं किसे कहते हैं, ये कॉमर्शियल बैंक ये रखते हैं, ठीक है, आरबीआई भी रखते हैं, बैंक रेट मिटा देते हैं बस, ठीक है। एसबीआई है, ये एचडीएफसी है, एचडीएफसी, ये आईसीआईसीआई। क्लियर है। और भी बहुत सारी बैंक हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। क्लियर है। खुले बाजार की क्रियाएं किसे कहते हैं, खुले बाजार की क्रियाएं वह क्रियाएं होती हैं जिसमें एक देश का केंद्रीय बैंक खुले बाजार के अंदर सरकारी प्रतिभूतियों को बेचता व खरीदता है। क्या खुले बाजार की क्रियाएं किसे कहते हैं, जो गवर्नमेंट के शेयर होते हैं, अरे बॉन्ड होते हैं, वो उनको क्या करता है, बेचता है, और जब देखता है इकोनॉमी में पैसा कम करना है तो उसको खरीदता है। क्लियर हो गया। अब देखते हैं अभावी मांग। अभावी मांग का मतलब क्या हुआ, लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है, खरीदने की क्षमता नहीं है। तो उस स्थिति के अंदर क्या होगा, उस स्थिति के अंदर आरबीआई क्या चाहेगी कि बैंकों के पास पैसा ज्यादा से ज्यादा हो। क्लियर है। और बैंकों के पास ज्यादा पैसा हो तो बैंक के ग्राहकों को अपने पैसे ज्यादा देंगे, इसलिए वो खुले बाजार के अंदर क्या करेगा, जो सरकारी क्या है, खुले बाजार की क्रिया, जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं उनको बेचेगा। क्या करेगा, बेचेगा। समझ में, बेचेगा तो कौन खरीदेगा, ये खरीदेंगे नहीं, सॉरी, खरीदेगा, खरीदेगा। ठीक है। क्यों खरीदेगा, क्योंकि ये किससे खरीदेगा, इन बैंकों से। ठीक है, इनसे खरीदेगा, ये किससे खरीदेगा, इन बैंकों से। ठीक है। अब ये बैंक क्यों, क्योंकि 100 रुपए वाला बॉन्ड अगर वो 120 रुपए मतलब 110 रुपए में खरीदेगा, कौन, आरबीआई, ठीक है, तो ये लोग तो बेचने को तैयार हो जाएंगे। अब 120 रुपए किसके पास आ गए, देखना, 100 वाला बॉन्ड था, ठीक है, कितने का बेच दिया, 120 का। इन्हें 20 रुपए फायदा हो रहा था, इसलिए इन्होंने सोचा बेच देते हैं। आरबीआई ने 120 रुपए इन्हें दे दिए, बॉन्ड अपने पास रख लिया। अब पैसा किसके पास आ गया, ये क्या करेंगे, इस पैसे का जनता को कर्ज देंगे। अर्ज में तो खुले बाजार के अंदर क्रियाएं, खुले बाजार की क्रिया से अभिप्राय, आरबीआई क्या करता है, खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को बेचता है। क्या करेगा, बेचेगा, सॉरी, खरीदेगा, सॉरी, खरीदेगा। ठीक है, जिससे पैसा कहां पहुंचे, इन बैंकों के पास पहुंचे, कॉमर्शियल बैंक। और कॉमर्शियल बैंक के उस पैसे को रखेंगे तो है नहीं, वो कर्जे पर दे देंगी जनता को। क्लियर हो गया। ये आपका क्या है, ये खुले बाजार की क्रिया है। अब मान के चलो अत्यधिक मांग है, लोगों के पास परचेजिंग पावर बहुत है,
खरीदने की क्षमता बहुत है और उस दौरान क्या है, बैंकें भी कर्जा अधिक दे रही हैं, तो वो खुले बाजार में क्या करेगा, प्रतिभूतियों को अब यहाँ खरीदे तो वो बेचेगा। देखते कैसे बेचेगा। जैसे मान के चलो, ठीक है, इसके पास 100 रुपए वाला बॉन्ड है, कितना, मान के चलो 100 रुपए का कोई शेयर है गवर्नमेंट का, तो इसने कॉमर्शियल बैंकों को प्रस्ताव रखा कि मैं 90 रुपए में बेचने को तैयार हूं। कितने में, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत अंतर होता है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। 90 रुपए में बेचने को जब तैयार है, तो ये बैंक क्या करेंगे, देखेंगे कि यार 100 रुपए की चीज हमें 90 में मिल रही है, तो ये तुरंत क्या करेंगे, आरबीआई से खरीद लेंगे। तो पैसा कहाँ पहुंच गया, आरबीआई के पास, इनके ऋण देने की क्षमता घटा दी उसने, आरबीआई ने, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, अत्यधिक मांग की स्थिति के अंदर वो क्या है, खुले बाजार के अंदर प्रतिभूतियों को केंद्रीय बैंक बेचता है, जिससे वाणिज्य बैंकों की ऋण देने की क्षमता कम हो जाती है। क्लियर हो गया। थर्ड क्या है, तरलता अनुपात। तरलता का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब समझा है, लिक्विडिटी का मतलब ये है तरलता अनुपात, यानी कि सोना चांदी के रूप में, अरे समझ नहीं यार, वाणिज्य बैंकों के पास क्या रहता है, वो क्या बोलते हैं, जो उनके पास सोना चांदी लिक्विडिटी आती है, अरे समझ नहीं यार, उसको वो क्या करता है, वाणिज्य बैंक को, मतलब वाणिज्य बैंक के केंद्रीय बैंक के पास जमा करने जाती है। इनके पास जितना पैसा आएगा उसका एक अनुपात उन्हें किसके पास रखना पड़ेगा, आरबीआई के पास। जैसे 10 रुपए मान के चलो, 100 रुपए टोटल जमा हुए या 100 करोड़ हुए इसके पास, तो ये आरबीआई बोलेगा कि हमें कम से कम 10% तो क्या करो, जमा कराओ। कितना, 10%। क्यों, कल को बाई चांस की बात है, आपको लॉस हो गया, अंतिम ऋण दाता है, अरे इसमें लॉस हो गया, आप भाग गए, तो उस दौरान जनता आपको नहीं, हमें पकड़ेगी ना, क्योंकि भाई आरबीआई है, पूरा कंट्रोल कर रहा है, जिम्मेदारी उसकी हुई। तो उस दौरान क्या होगा, 10 रुपए वो जमा कराने को कहेगा। अब यही मान के चलो अभावी मांग है, अभावी मांग का मतलब ये, इकोनॉमी के अंदर ऑलरेडी पैसा कमी है, तो उस दौरान वो कहेगा यार 100 रुपए पे एक काम करो, 10 मत जमा कराओ, 8 ही जमा करा दो। क्लियर है। तरलता अनुपात को वो क्या कर देगा, कम कर देगा। अत्यधिक मांग के अंदर तरलता अनुपात को वो क्या कर देगा, बढ़ा देगा, कहेगा 100 की जगह अब आप क्या करो, 100 रुपए अगर आपके पास टोटल जमा हो रहे हैं जनता से, तो 20 रुपए आप हमें जमा करो। क्यों, अत्यधिक मांग है। देखो यहां पर अगर 20 रुपए 100 में जमा करा देगा, तो इसके पास 80 रुपए ही कर्जा दे पाएगा, समझ में नहीं है, वो उसको और भी बढ़ा सकता है, 30% कर सकता है, 40% कर सकता है, तो यहाँ पैसा कम होता जाएगा। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, नगद निधि अनुपात। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को बोलता है कि आप क्या करो, अपने पास एक रिजर्व रखो, मतलब समझ, आपके पास नगद निधि होनी चाहिए। जैसे मान के चलो, अगर आपके पास टोटल 100 रुपए आ रहे हैं, तो 10 रुपए तो आप हमें जमा कराओ। क्लियर है, ठीक है, तरलता अनुपात के तौर पे, और 10 रुपए ही आप क्या करो, अपने पास भी रखो। कल को कोई पैसे निकालने आ गया, तो आप ये थोड़ी नहीं कह सकते हमने तो कर्जा दे दिया, एक साल बाद आना, आप नहीं बोल सकते ना। तो वो क्या करेगा, नगद निधि अनुपात बढ़ा देगा। नगद अनुपात कितना रखा है, 10 रखा है। अब सोचो अभावी मांग है, अभावी मांग का मतलब मांग कम है, तो उस दौरान आरबीआई चाहेगा कि लोग ज्यादा खरीदे। ज्यादा कब खरीदेंगे, जब वो बैंकों से कर्जा लेंगे, ठीक, क्योंकि जितने ही बड़े करोड़पति अरबपति देख लो, सारे कर्जे से अपना बिजनेस चला रहे हैं, हर किसी के ऊपर देखना कर्जा है या नहीं है, ठीक है। तो वो किससे कर्जा ले रही है, बैंकों से। तो वो क्या करेंगे यार, अभावी मांग है, लोगों की परचेजिंग पावर है नहीं, तो वो कहेगा 10 रुपए की जगह आप 8 रुपए ही रखो, यानी नगद निधि अनुपात को वो क्या कर देगा, कम कर देगा अभावी मांग के अंदर। अत्यधिक मांग के अंदर वो क्या करेगा, नगद निधि अनुपात को बढ़ा देगा, कहेगा 10 रुपए हैं, आपके पास 20 रुपए रहने चाहिए, यानी 100 रुपए अगर आ रहे हैं, तो कितने रुपए आपके पास रहने चाहिए, 20। 20 हमें जमा कराओ, 20 खुद रखो, 60 रुपए खर्चा दो। क्लियर हो गया, ये हो गया। समझ में आया नहीं आया, दोनों ही स्थितियां पता चल गई। अब देखते हैं भाई, ऋण की सीमांत आवश्यकता और साख की राशि। ऋण की सीमांत आवश्यकता, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। क्या करें, इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश। क्लियर है।